जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा एक ITI इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबको हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको रेगुलरिटी बनाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे हैं तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप 1 घंटा पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें। जो पढ़ें उसको नोट करें किसी नोटबुक में और उसको ध्यान से सुने, उसको बार बार देखते रहें, रिवीजन करते रहें, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आपको देखने से ही लग रहा होगा कि यह ITI इलेक्ट्रीशियन चैप्टर नंबर 01 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का है। अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रीशियन में क्या क्या पढ़ना है। वो तो मैंने आपको एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया था और हम इस वीडियो में सिर्फ अब हम सीधा डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब देखो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। अगर जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो जानते हैं उनके लिए भी अच्छा है। दोस्तों, हम जो पढ़ाएंगे क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ में पढ़ाएंगे और आपको ऐसे ही सेम फॉर्मेट में आपको सब कुछ देंगे और आप अच्छी तरीके से नोट करते रहिएगा और आराम से आप इसको लिखते रहिए। दोस्तों, हम ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, उतना पढ़ाएंगे जितना आपको सटीक आंसर दे सकें और आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाए। अब हम सीधा यहाँ पे आते हैं एक टॉपिक में। अगर हम इलेक्ट्रीशियन से जुड़े हैं तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रीशियन के बारे में करंट का क्या है, ये सब कैसे कैसे बनता है, इसको हम स्टार्टिंग से हम डिसाइड करते हैं। अब हम चलेंगे सीधा टॉपिक पे। अब यहाँ पे मेरा एक पहला हेडिंग है जो कि यहाँ पे दिया गया है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले ये चीज़ हम जानते हैं कि कैसे कहाँ से इलेक्ट्रॉन बनेगा, कब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, कब वोल्टेज बनेगा, कैसे कैसे क्या होगा। तो इसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम थोड़ा सा एक बात करते हैं। यहाँ पे सीधा दिया है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हेडिंग में डालेंगे आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके नीचे लिखेंगे किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो पहला हेडिंग, मान लीजिए कोई एक तार है। अब हर एक पदार्थ में कोई भी एक पदार्थ होता है तो उसमें एक नाभिक होगा। ये नाभिक होगा तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब जो यहाँ पे रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जो यही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाह के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होना असंभव है, प्रवाह नहीं हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो कोई पदार्थ, जैसे एक तार है, कॉपर का तार है, एल्युमिनियम का तार है, लोहे का तार है, कोई भी तार है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका तार है। अब जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो ही आप धारा का प्रवाह होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है तो आपका धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। अब इसके लिए अब हम नीचे देखते हैं। अब ये क्या है कि सभी पदार्थ का नाभिक होता है। मान लो कोई भी पदार्थ है, सबका एक नाभिक होगा। जैसे ये यहाँ पे देखिएगा, ये नाभिक है, इसको आप नाभिक कहेंगे। ये नाभिक है आपका। अब यहाँ पे देखिए नीचे तीसरी लाइन पे क्या कहा गया है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हमने पहले भी बताया था आपको, देखिए ये नाभिक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब देखिए, वह इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब देखिए, अब मान लीजिए कॉपर का 29 अगर होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 8, 18।
18 2 20 8 28 1 29। ठीक, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी में 18 और एक चौथी कक्षा और बनेगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका कहने का मतलब यही है, ये लाइन यही चीज़ कह रहा है। वह इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं। अब हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं, अब उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब आप पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर वो पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा नहीं होगा। अब सभी पदार्थ का नाभिक होता है, कोई भी पदार्थ बिना नाभिक का हो ही नहीं सकता है। पूरे धरती पे जितने भी पदार्थ हैं सब में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। वह इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार होते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। अब हम आपको सीधा फिगर पे बात करेंगे। दोस्तों, अब हम फिगर के माध्यम से समझते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए, ये सिंबल से दर्शाया गया, ब्लू कलर का दिया गया है, इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया है, और एक येलो कलर का दिया गया है, इसको न्यूट्रॉन कहा गया है, और एक प्रोटॉन कलर का दिया, ये प्रोटॉन कहा गया है, और एक न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेल, ये जो है कक्षा है, सॉरी, ये कक्षा है। अब यही इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोस्तों, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और नाभिक में देखिए एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। देखिए, ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। दोस्तों, इसी फिगर के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये इलेक्ट्रॉन सेल है, ये देखिए एटॉम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम, परमाणु का संरचना। अब यहीं से दोस्तों ये देखिए, ये इसको फिगर के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो यही हमारा मेन है। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह के लिए हम कहते हैं कि क्या कौन सा जिम्मेदार है, तो दोस्तों जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा, यही इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है, और ये अंदर का इलेक्ट्रॉन ये नहीं जिम्मेदार होता है, ये भी नहीं जिम्मेदार होता है। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही जिम्मेदार होता है धारा प्रवाह के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले नंबर टॉपिक पे। अब आगे तो आपको इसमें से तो आप समझ में आ गया। अब हम विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बोलते हैं एसी और डीसी। नहीं, गलत है, ये विद्युत धारा का प्रकार नहीं है। अगर हम विद्युत धारा का प्रकार सही तरीके से देखेंगे तो इसमें आपको विद्युत धारा 2 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे विद्युत धारा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा 2 प्रकार का होता है, एक स्थिर और दूसरा गतिशील विद्युत धारा। अब यहाँ पे देखेंगे, पहला नंबर स्थिर विद्युत धारा, दूसरा नंबर गतिशील विद्युत धारा। अब हम स्थिर विद्युत धारा की बात करते हैं तो देखिए, स्थिर विद्युत धारा क्या है। वैसा विद्युत धारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है और ना ही स्टोर किया जाता है, स्थिर विद्युत कहलाता है। उदाहरण के लिए, शीशे की छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक दूसरे में मैग्नेटिक का चार्ज उत्पन्न हो जाता है।
सॉरी यहाँ पे रहेगा छड़ के साथ, शीशे की छड़ को ये रेशम के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैसा विद्युत जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है। अब जैसे हम अगर विद्युत जनरेट कर दे, वहीं जहाँ पे जनरेट करे वहीं पे अगर रह जाता है तो हमें विद्युत जनरेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो हमें विद्युत जनरेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अब हम उदाहरण के लिए देखते हैं, जब शीशे की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है। अब देखिए, जब शीशे की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो छड़ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब मान लीजिए ये कोई छड़ है, ये रेशम का कपड़ा है आपके पास, और जब हम रेशम की छड़ को इस कपड़े पे रगड़ेंगे तो ये छड़ अपना पॉजिटिव चार्ज में बदल जाएगा, तो इस पे आकर्षण का गुण हो जाता है। तो यह स्थिर विद्युत है। इसको हम सिर्फ ना तो स्टोर कर सकते हैं, ना तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इसीलिए यह स्थिर विद्युत कहलाता है। सीधा फंडा वह विद्युत जो एक ही जगह पर स्थित रहे, उसको हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं और ना ही स्टोर कर सकते हैं, तो वह स्थिर विद्युत कहलाएगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर है गतिशील विद्युत, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है गतिशील विद्युत। अब गतिशील विद्युत का परिभाषा देखिए, वैसा विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है गतिशील विद्युत कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, विद्युत को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है वही हमारा गतिशील विद्युत कहलाता है। अब दोस्तों, जो हमारे पास जितना भी विद्युत का हम यूज कर पाते हैं वो गतिशील विद्युत ही होता है। स्थिर विद्युत का हम कोई यूज ही नहीं कर पाते हैं। जैसे अब देखिए, जो गतिशील विद्युत है वो दोस्तों एक हाई वोल्टेज जनरेट करती है, वो छोटा मोटा वोल्टेज नहीं जनरेट कर पाएगी। और गतिशील विद्युत को प्रवाह होने के लिए आवेश का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, जितना भी विद्युत यूज करते हैं वो सब गतिशील ही विद्युत है, वो स्थिर विद्युत नहीं है। जैसे जो जनरेटर द्वारा उत्पन्न होता है, डायनेमो द्वारा उत्पन्न होता है, बड़े बड़े बांध बनाकर उत्पन्न किए जाते हैं, ये सब गतिशील विद्युत होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे वैसे विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है गतिशील विद्युत कहलाता है। अब गतिशील विद्युत हाई वोल्टेज जनरेट करती है। जैसे 11 किलो वोल्टेज तो अपने भारत में जनरेट होता है, उसको बढ़ा करके हम 132, 240 किलो वोल्ट, 132 ऐसे हम उसको जनरेट करते हैं, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वो संभव है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे विद्युत जनरेटर द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, जैसे विद्युत जनरेटर द्वारा जो बिजली उत्पन्न होता है वो होता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए आवेश का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसके लिए आपको आवेश का होना ज़रूरी होता है, जो कि एक होता है प्लस आवेश, एक होता है निगेटिव आवेश। अब दोस्तों, इसको हम प्रवाह के बारे में पढ़ने से पहले हमको आवेश के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दिया है, आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। सबसे पहले आवेश के बारे में कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अब देखिए दोस्तों, आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आकर के बता करके चले गए थे, और उन्होंने बताया थे आवेश जो होता है दो प्रकार का ही होता है। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तो देखिएगा, पहला है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश।
तो धन आवेश जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, अगर हम आपको जनरली भाषा में समझाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा और ये दिया है, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण होगा अर्थात रिफ्लेक्शन होगा, अगर दोनों निगेटिव होगा तो भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो आकर्षण होगा। मान लो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, अगर ये और ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो जो कि दूर दूर भागेंगे। अगर यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा निगेटिव हो जाता है तो भी प्रतिकर्षण होगा। जैसे अगर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा, जो कि ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे दिया है लास्ट में पॉजिटिव और निगेटिव, अगर एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आकर्षण हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आकर्षण हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो आकर्षण हो जाएगा, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो हो जाएगा आकर्षण। अब दोस्तों सीधा सीधा आप जनरल भाषा में समझ लीजिए, एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक। अगर लड़का लड़की रहेंगे तो दोनों के बीच हमेशा आकर्षण ही होगा, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो आकर्षण ही होगा। अगर दोनों लड़के रहेंगे तो कभी अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, उन लोगों में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे का बुराई करेंगे, कभी एक दूसरे का तारीफ़ नहीं करेंगे। अगर लड़की रहेंगी तो भी सेम वही फंडा, समझ लीजिए प्लस वाला लड़का है और ये लड़की है, तो अगर लड़का लड़की रहेगा तो आकर्षण होगा। अगर यहीं पे लड़की ये भी हो जाती है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो जाएगा। सीधा सीधा इसका फंडा यही है, अगर सेम होगा तो प्रतिकर्षण होगा, अगर अपोजिट होगा जैसे पॉजिटिव निगेटिव लड़का लड़की तो दोनों अट्रैक्शन में आएंगे, उन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। अब दोस्तों आशा करता हूँ आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिएगा दोस्तों, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत या विद्युत चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी का होना आवेश को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉपर है +1 रहता है, प्लस 29, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। कार्बन है माइनस रहता है। तो दोस्तों ऐसे है जो कि आपको पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को दर्शाता है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो दोस्तों आवेश जो कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वही आवेश है। इलेक्ट्रॉन, आवेश के समूह को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंध होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, जो आपका ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट मानिएगा। आवेश का मात्रक कूलाम है। तो आवेश की मात्रा को क्यों से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आवेश की मात्रा को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, क्यों बराबर I/T। आवेश का मात्रक कूलाम है, तो धारा गुणे समय, यही आवेश की मात्रा को बताता है। इसको हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
जितने भी इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनको मैं इतना बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको कहीं किसी जगह किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कहीं फ़ीस भरने की ज़रूरत है। आप आराम से हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको हम आसानी से इलेक्ट्रीशियन का कोर्स पढ़ा देंगे। आपको कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से पढ़ेंगे। दोस्तों आप वीडियो को इसका जो सब मैं दिया हूँ इसको आप एक जगह एक नोटबुक ले करके नोट करते रहिएगा और उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ये सोचो वीडियो देख लें समझ में आ जाएगा तो नहीं आएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों और हमसे जुड़े रहें दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमसे ज़रूर जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आपको आगे मिलेंगे विद्युत के प्रभाव के बारे में लेकर के।